हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने पूरा चैप्टर स्टडी आउट कर लिया है, ठीक है। थोड़े बहुत ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस लेक्चर इज द रिविजन। तो मैं क्या बोलने वाली हूँ आपको कि आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स पहले से पूरे खोल के रखेंगे और साथ रिवीजन करते चलेंगे। बेसिकली यही हमको करना है आज के लेक्चर में। तो आज कोई एक्स्ट्रा नोट्स भी ले सकते हैं, जो आपका छूट गया हो वो भी कवर अप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करते चल सकते हैं। तो पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपकी पूरी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आप सभी को ये बात पहले से पता है कि हम स्टडी करते हैं स्कूल एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ ओलंपियाड्स के लिए, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि आप जो भी पढ़ें इन वीडियोस के थ्रू वो सभी के सभी आपको स्कूल एग्जामिनेशन में भी एक्सेल करवाएगा और ओलंपियाड लेवल में भी एक्सेल करवाएगा। तो बेसिकली आप लोग एक ही जो पूरे लेक्चर सीरीज है उनको देखकर दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, so basically that's what we do here, right? If you want any DPP or study material, you can definitely go on this platform, that is the Telegram app. You can write the code TTB07 over there and join the Telegram channel for class 7. And अगर आप join करेंगे तो you will be getting all the things, like you will be getting the DPP, study materials और आपके जो lecture के notifications हैं even वो भी, right? तो basically it is important, right? And this is the team, alright, you can see here, this is the team that is going to help you a lot, alright। तो मतलब जितना भी आपको मेहनत करनी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी है, आप बिल्कुल हमारे इन टीचर्स के लेक्चर्स देखकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डेफिनेटली इसमें आपको क्या मिलने वाला है, आपको पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है और आप पूरे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टडी विद अस एंड दैट्स इट, ऑलराइट। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो एंड दैट्स इट, ऑलराइट। अब देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो कि मैं पहले कई बार यानी रोज़ाना बताती भी हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं एंड दैट इज़ फॉर द 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चों बस, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.talkingtextbooks.in। उस वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 टाइप ऑफ पैकेजेस मिलने वाले हैं। पहला पैकेजेस फुल पैकेज है जो कि आपको यू कैन से आपको पूरा का पूरा जो गाइड है, पूरा का पूरा मेंटरशिप, पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्टिंग, होमवर्क, वीडियो लेक्चर्स, ये सब फीचर्स उस पैकेज में इंक्लूडेड हैं, राइट। एंड जो दूसरा फीचर है दैट इज़ द टेस्ट सीरीज, उसके अंदर सारे टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस उसके अंदर अवेलेबल हैं, राइट। बेसिकली तो आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों ही चीज़ों को आप अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एनी वन यू वॉन्ट, राइट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। एंड अगर उसके बाद आपको डिस्काउंट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन राइट अ कोड दैट इज CY Live. If you write this code CY Live, then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And even if you have any query regarding anything, you can call us on this number 919549041111. So that is the number on which you can call us, alright, and all your queries will be resolved over there. So basically all you need to do is to call us and ask anything about you, ask about these packages, राइट। तो बेसिकली हम लोग अब क्या करते हैं, फटाफट से अपना क्या करेंगे, रिविजन स्टार्ट करेंगे। एंड वैसे तो प्रॉमिस ज़रूरी होता है, राइट। बेसिकली यू हैव टू टेक अ प्रॉमिस। लेकिन इस बार आप क्या कर सकते हैं, इस बार आपको नोट्स नहीं बनाने या फिर नोट्स थोड़े बहुत बनाने हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू वॉच द होल लेक्चर, राइट, एंड रिविजन, राइट। यू शुड बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस, दैट इज द प्रॉमिस यू शुड टेक। Now let's talk about the lecture, all right? So देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा पूरा चैप्टर। तो देखो, रेस्ट क्या होता है, मीन्स कोई बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज ना करे देन दैट इज रेस्ट, राइट। तो बेसिकली
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, वो उसी पोजीशन पे रहती है, चाहे कितना ही टाइम जैसे लेट्स से 2 सेकेंड्स तक वो एक ही पोजीशन में है, या फिर यू कैन से 2 आवर्स तक वो एक ही पोजीशन पे है। लेट्स से अगर हम जैसे प्लांट्स की बात करें तो वो तो होल ईयर होल लाइफ, उनका होल लाइफ दे स्टे एट द सेम पोजीशन, सो दे आर एट ऑलवेज एट रेस्ट। ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोग रेस्ट को किस बात से जोड़ते हैं? पोजीशन से जोड़ते हैं। दैट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेसिकली, राइट। तो दैट मीन्स हम लोग इसको ईजिली बता सकते हैं व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोशन। मोशन का मतलब क्या हुआ भाई? मोशन का मतलब हुआ दैट द पोजीशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली विद टाइम। पोजीशन चेंज हो रही है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, को कैसा भी मोशन कर रहे हो बट पोजीशन चेंज हो रही है, राइट, दैट इज द मोशन। तो इसका मतलब हम लोग मोशन में जब भी देखते हैं, जब भी सोचते हैं, जब भी इसको कभी भी यू कैन से इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो मोशन ऑलवेज मीन्स यू कैन से चेंजिंग पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज होती है विद टाइम देन द बॉडी इज इन द मोशन। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, दैट इज इनर्शिया। देखो, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो बेसिकली जब भी वो मूव करेगी, है ना, तो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो मोशन न कर पाए खुद से, ठीक है, खुद से मोशन ना कर पाए। और उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो खुद से, अगर वो जैसे मानो मोशन कर रही है तो वो खुद से रुक नहीं पाए, ठीक है, खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी, हर एक ऑब्जेक्ट में होती है ये, ठीक है, हमारे अंदर भी होती है, टेबल के अंदर भी होती है, ठीक है, बेड के अंदर भी होती है, और अलमीरा, बुक, सब में होती है ये प्रॉपर्टी बेसिकली, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी खुद से अपना, एक तो जैसे रेस्ट पे है तो अपने आप मूव नहीं करने लगेगी, ठीक है, अगर वो पहले से मूव कर रही है तो अपने आप रुक नहीं पाएगी, ठीक है, और अगर वो मूव कर रही है तो अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगी। ये जो प्रॉपर्टी हुई जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है कि खुद से ऐसा हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन मोशन। रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन, ठीक है, मतलब ऐसा कि नहीं कर पाना, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मोशन हो रहा है तो वो एक तरीके से खुद से अंदर से जो है इसको अपोज करता है, ठीक है, खुद से चेंज नहीं हो सकता है। तो बेसिकली दैट इज द रेजिस्टेंस एंड इट इज नोन एज इनर्शिया। ये जो इनर्शिया होता है किस पे डिपेंडेंट होता है? किसकी वजह से होता है? मास की वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास है, इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया भी है, ऑलराइट। तो वो खुद से क्या करेगा? खुद से अपना मोशन चेंज नहीं कर पाएगा, खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर पाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स जो आपको देखने हैं वो क्या? अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इटसेल्फ ड्यू टू इनर्शिया। इसी इनर्शिया की वजह से क्या हो सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना रेस्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, खुद से चेंज नहीं कर सकता। कोई और धक्का मार के करवा दे तो वो बात अलग है, ठीक है। अभी देखो, अ बॉडी विल ओनली चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर कोई बाहर से फोर्स लगाए तब तो ज़रूर कर सकते हैं, तब तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, बट देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली खुद से नहीं कर सकता, लेकिन कोई बाहर का फोर्स उसको ज़रूर करवा सकता है। जैसे कि चेयर रखी हुई है, अब वो खुद से मूव नहीं करने लगेगी, अगर खुद से मूव करी तो मतलब आसपास भूत है, ठीक है। तो बेसिकली वो खुद से मूव नहीं करती अगर हम नॉर्मली देखें तो, राइट। लेकिन अगर आप धक्का दोगे उसको, ठीक है, उसको धक्का देके अपनी जगह से अपना पोजीशन चेंज करवाओगे, तब हम ज़रूर बोलेंगे कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो मूव करने लगी। तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है दैट कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं करती, लेकिन एक बाहर से आया हुआ फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको मोशन चेंज करवा सकता है, राइट। मोशन ऑफ अ बॉडी अकर्स ओनली व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है, तभी होगा ऐसा जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी, जब बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई होगा, ऑलराइट। सो दैट इज टॉक अबाउट इनर्शिया। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज
मोशन और रेस्ट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। कैसे रिलेटिव होते हैं ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, ठीक है। मैं उसको एक एग्जांपल से और वापस बताना चाहूँगी कि जैसे देखो, अभी जैसे आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, राइट। तो इसका मतलब आप एक जगह बैठ के अच्छे से वीडियो देख रहे हो, कॉपी में नोट्स बना रहे हो, राइट। तो इसका मतलब आप बैठे हुए हो, आप रेस्ट पे हो, अपना पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे, राइट। तो जैसे ही तुम्हारे कमरे में कोई आएगा, लेट्स से कोई ब्रदर आ गया तुम्हारा, ठीक है, तो लेट्स से वो बोलेगा कि तुम तो बैठे हुए हो, ठीक है, यू आर एट रेस्ट, वो यही बोलेगा। लेकिन अगर कोई एलियन तुम्हें मून से ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, ये तो मोशन में है, बिकॉज अर्थ इज मूविंग, अर्थ मूव कर रही है, तो दैट मीन्स वो बच्चा भी मोशन में है जो बैठ के पढ़ रहा है। तो बेसिकली जो चीज़, आपका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, आपका जो स्टेट ऑफ मोशन है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। कहाँ से ऑब्जर्व आपको करा जा रहा है और कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बेसिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये हो पता चल जाए, लाइक मीन्स अगर ये ऐसा पता चल जाए कि कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपका रेस्ट और मोशन डिसाइड होता है, ठीक है। आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है, ऑलराइट। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, कैसे, ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ट्रेन का एग्जाम्पल कैसे, जब कभी भी आप ट्रेन के अंदर होते हो, ठीक है, जब कभी भी आप ट्रेन के अंदर होते हो तो आपके बगल वाला जो भी पैसेंजर है वो क्या बोलेगा कि भाई तुम तो बैठे हुए हो, तुम तो रेस्ट पे हो, ऑलराइट। लेकिन तुम्हारी मम्मा जो नीचे से तुम्हें बाय कर रही हैं, ठीक है, वो तो बोलेगी कि बेटा तो चल रहा है, बिकॉज ट्रेन इज मूविंग। तो मम्मी की नज़र से तो तुम चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बगल में बैठे पैसेंजर की नज़र से तुम रेस्ट पर हो, तो मतलब तुम रेस्ट पे भी हो, तुम मोशन पे भी हो, एक ही सेम टाइम तुम दोनों में ही हो। तो बेसिकली दीज आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे से रिलेटिव है। एब्सोल्यूट मोशन कुछ भी नहीं होता, एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं होता, ऑलराइट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पर्सपेक्टिव का मतलब यहाँ होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली ऑब्जर्वर आपको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, ऑलराइट। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्या होता है अब, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो भले ही हम सोएं, भले ही हम बैठ के खाना खाएं, भले ही हम बैठ के चेयर पे टेलीविजन देखें, राइट। तो अगर हम अपने रेस्ट पर हैं तो हम कभी रेस्ट पे हैं ही नहीं, बिकॉज अर्थ तो हमेशा मूव कर रही है, दैट मीन्स वी आर ऑलवेज मूविंग। तो वी कैन से हम हमेशा मोशन पे हैं, लेकिन हम लोग जब एक जगह है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन से भाई हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा ऐसा रहता है कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या है, देखो सबसे नंबर 1 है लीनियर मोशन, मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज द लीनियर मोशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी ऐसा नजर आए कि भाई सीधा 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 जा रहा है, तो दैट इज द लीनियर मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट, असली का स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या हो गया है, वो हो गया है रेक्टिलिनियर, जस्ट लाइक दिस बॉडी इज फॉलिंग। जब वो फॉल होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, राइट। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। लेकिन एक ऐसा मोशन भी होता है जो कि अलोंग द कर्व होता है, जैसे कि कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। ये जो कर्वीलिनियर मोशन होता है ये भी स्ट्रेट होता है, क्योंकि कर्व के इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल कर्व जहां जहां जा रहा है वहां वहां बॉडी जा रही है बेसिकली। तो अगर हम ये बोले कर्वीलिनियर के लिए बोले, तो कर्वीलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जो बिल्कुल कर्व के अलोंग चलता है, ठीक है। जहां जहां कर्व जाएगा वहां वहां वो बॉडी जाएगी बेसिकली, ठीक है। और ये किसका, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, रोलर कोस्टर्स, ठीक है, रोलर कोस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रोलर कोस्टर जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज जहाँ जहाँ ट्रैक होगा तुम्हारा जो छोटा सा कंपार्टमेंट है वो भी वहीं वहीं मूव होगा जहाँ जहाँ ट्रैक है, जैसे कि रेलवे, ठीक है। अब जो ट्रेन होती है, ठीक है, रेलवे जो होती है, तो वो हमेशा रेलवे ट्रैक को फॉलो करती है, ना तो इधर जाती है ना तो उधर जाती है। अब ट्रैक अगर कर्व जा रहा है तो रेलवे भी कर्व जाएगी, तो दैट इज मूविंग अलोंग द कर्व, राइट, दैट इज मूविंग अलोंग द ट्रैक। तो यू कैन से जब कभी भी एक कर्व को फॉलो किया जाता है तो हम बोलते हैं कर्वीलिनियर, जब कभी स्ट्रेट बिल्कुल जाया जाता है हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर, ठीक है। अब हम चलते हैं रैंडम मोशन की तरफ। रैंडम मोशन का मैंने एक शॉर्ट नाम दिया था, उसे बोलते हैं कुछ भी मोशन, ठीक है। तो रैंडम मोशन मतलब कुछ भी मोशन हो रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है, कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, कोई पाथ फॉलो नहीं हो रहा है, कैसे भी जा रहा है, ठीक है। जैसे कि बॉल देखो, जैसे कि एंट्स देखो, छोटी छोटी चींटियां जो होती हैं, ठीक है, तो ये कहीं भी कैसे भी मूव करती है, इनका मन चाहे वहाँ मूव करती है। तो बेसिकली दे आर फॉलोइंग द रैंडम मोशन। Alright, now let's talk about the periodic motion. Periodic motion एक ऐसा मोशन होता है जो कि अपने पाथ को, अपने मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है।
ऑलराइट, जैसे कि हमारी अर्थ। अब हम लोग कितने सारे हैप्पी न्यू ईयर मना चुके हैं, राइट। तो बेसिकली हम हैप्पी न्यू ईयर कब मनाते हैं? जब ईयर स्टार्ट होता है। ईयर कब स्टार्ट होता है? जब ये जो अर्थ होती है ये नया राउंड अपना स्टार्ट कर रही होती है। तो बेसिकली ये बार बार इस राउंड को करे जा रही है। आफ्टर 365 डेज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाई हम बार बार हैप्पी न्यू ईयर भी मनाते रहते हैं, राइट। तो बेसिकली दिस इज शोइंग द पीरियोडिक मोशन। इसी तरीके से आप पेंडुलम को देखो, ये बार बार उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो बेसिकली इट इज डूइंग अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज इट इज जस्ट रिपीटिंग इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। अब ये जो पीरियोडिक मोशन है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला सर्कुलर मोशन, अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ मतलब अराउंड अ पॉइंट अगर ऐसा होता है, कोई बॉडी अगर जैसे चारों तरफ मूव कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक, बार बार करेगी तो पीरियोडिक होगा, राइट। उसी तरीके से ये पॉइंट देखो, ब्लू कलर का जो पॉइंट है वो किस तरीके से रेड फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो बेसिकली अगर हम सर्कल में घूमें, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सर्कल में घूमें तो दैट इज द सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये एक पीरियोडिक मोशन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, या फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो बेसिकली ये एक तरीके से क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो आगे पीछे जा रहे हैं, पाथ बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, पाथ बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन, ऑलराइट। अब देखो हम कंबाइंड मोशन की बात करते हैं, ठीक है। कंबाइंड मोशन में क्या होता है, जानबूझ के एक से ज्यादा मोशन अगर कोई बॉडी एक साथ करती हो तो हम उसे बोल देते हैं कंबाइंड मोशन। जैसे यू कैन सी हियर दिस इज द रोटेशन, ठीक है, प्लस दिस इज द ट्रांसलेशन मूविंग फॉरवर्ड, ऑलराइट। एंड इन दोनों को मिला के क्या बना, हमें रोलिंग मिला, ऑलराइट। अब ये जो हमारे टायर्स होते हैं, ठीक है, कार्स में लगे हैं, ट्रक्स में लगे हैं, बाइसाइकिल्स के टायर्स है, तो बेसिकली वो रोटेट करते हैं। और रोटेट करते हैं तो क्या होता है, रोटेट भी कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, तभी तो हमारे पूरा व्हीकल आगे जा रहा है। सो बेसिकली दे आर डूइंग द कंबाइंड मोशन बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन दे आर परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली, ऑलराइट। सो इसी तरीके से अर्थ भी हमारी ऐसा ही करती है बिकॉज अर्थ जो होती है पहले तो वो खुद की चारों तरफ एक्सिस पे रोटेट करती है, लाइक फॉर्म्स द डे एंड नाइट, राइट। एंड वो फिर पूरा चारों तरफ 365 डेज जो है पूरा सन के चारों तरफ मूव करती है। सो बेसिकली वो पूरा सर्कुलर मोशन भी कर रही है और अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। तो ये टू टाइप्स ऑफ मोशन को शो करती है बेसिकली, राइट। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द कंबाइंड मोशन, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगेन मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो डिस्टेंस जो होता है दैट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय यू, ऑलराइट, और यू कैन से एनीवन, बट द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ यू कवर्ड दैट्स डिस्प्लेसमेंट। ये लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, ये शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, ये कोई मिडल का वैल्यू वाला भी हो सकता है, राइट। ये जो डिस्टेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। वो अगर लंबे पाथ से जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो छोटे पाथ से जाएगा तो बेसिकली वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। लेकिन ये डिस्टेंस की बात हुई, राइट। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता जो मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है पोजीशन पे, ऑलराइट, पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट करने पर आपका पोजीशन क्या था, आपने जर्नी कहाँ पे फिनिश की, वहाँ का पोजीशन क्या था, और इन दोनों पोजीशंस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अगर आप जोड़े, कनेक्ट करें, एंड दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। आप बड़ा पाथ लोगे, बड़ा पाथ चूज करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। आप छोटा पाथ चूज करोगे, यू विल बी गेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी द सेम। आप कोई भी पाथ चूज करो, डिस्प्लेसमेंट वुड बी द सेम बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड कर रहा है टू पोजिशंस पे, नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, नॉट ऑन द पाथ चूजन। सो बेसिकली दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दोनों का यूनिट होता है सेम, SI यूनिट मीटर होता है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम होता है,
और अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बट डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ अ बॉडी, राइट। बेसिकली हम लोग जो देख लेते हैं दैट डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही चीज़ों का सेम यूनिट है। बट आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो डिस्टेंस होता है उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन मूव करो डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस सिर्फ इसी बात पे करता है कि उसने कितना वॉकिंग किया, ठीक है, बस इसी बात पे जो है डिपेंड करता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है यस वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। वो हमेशा ये कह सकता है दैट स्टार्टिंग पोजीशन अगर ईस्ट में है, फाइनल पोजीशन अगर वेस्ट में है, तो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस, ठीक है, बाई स्टार्टिंग पोजीशन फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन। और अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाने के लिए इन व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू गो, या फिर यू कैन से इन व्हाट डायरेक्शन यू हैव टू गो, ये चीज़ डिपेंड कर सकती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी टू पोजीशंस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस कौन से डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन है वो चीज़ भी मैटर करती है। तो बेसिकली डिस्टेंस भी वहाँ पे होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। कब? जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों ही होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन। अगर आप बड़ा पाथ लॉन्गेस्ट पाथ चूज करोगे देन द डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर, राइट। अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ चूज करते हो देन द डिस्टेंस कवर्ड इज शॉर्टेस्ट। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, which path you choose to cover the distance, right? Basically that is the important. Displacement में देखेंगे between two points is measured by the straight path between the points. So it does not depend on the boy or the girl जो कि position cover up कर रही है या फिर जो distance move कर रही है या फिर जो starting से final तक जा रही है, इस पे depend नहीं करता है। depend करता है the position, what is the starting position, what is the final position and the minimum distance between them, that's it, alright। उसके अलावा वो कहीं पे भी depend नहीं करता। Alright, देखेंगे distance is always positive. Distance is always positive because they are walking some distance and it is always a positive thing because it cannot be negative. It does not depend on the, you can say, direction. Just because it does not depend on the direction, we can say that it is always positive. Alright, लेकिन displacement हो सकता है positive, हो सकता है negative, हो सकता है zero. Alright, I will tell you the things. देखो, मानो तुम्हारा जो starting position है वो है ये पोजीशन, ठीक है। योर फाइनल पोजीशन इज दिस। नाउ टू मूव टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन यू हैव टू कवर सम डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, ऑलराइट। तो बेसिकली आपको प्लस में जाना पड़ेगा इफ वी कंसीडर दैट डायरेक्शन एज अ प्लस। अगर वही जो फाइनल पोजीशन है तुम्हारी इस तरफ हो जाती है तो यहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड दैट इज द नेगेटिव वन। तो बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड इफ द बॉडी कम्स बैक टू द starting position, all right, if a body after the whole journey comes back to the starting position then it is the displacement zero, all right। So you get a zero displacement over there। देखेंगे distance is a scalar quantity because it does not need direction to specify, all right, to specify anything, to specify the distance। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है, वहाँ पे डायरेक्शन नीडेड होती है, ठीक है। फिर देखते हैं डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, कभी डिक्रीज नहीं होगा बिकॉज जितना आप चलोगे डिस्टेंस विल ऑलवेज ऐड ऑन, हमेशा होगा ऐड। जैसे आप लेट्स से आप होम से शॉप तक गए तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, आप शॉप से वापस होम तक आए, यू अगेन कवर दैट डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस तो ट्वाइस हो गया, आपका डिस्टेंस तो ट्वाइस हो गया, वो इंक्रीज हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया बिकॉज योर स्टार्टिंग पोजीशन इज सेम एज द फाइनल पोजीशन। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो बट डिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस। तो दैट मीन्स डिस्टेंस तो बढ़ता जाता है, आप जितना वॉक करोगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड करता है तो यस वो जीरो हो सकता है, ठीक है, और वो कम भी हो सकता है, ऑलराइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे कि सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, लेट्स से आपके यहाँ पे कोई सर्कुलर पार्क है और आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग किया रनिंग करने के लिए, ठीक है। अब पूरा स्टार्ट करके आप पूरा सर्कल करके वापस यहीं पहुँच गए,
सो व्हाट डिड हैपन, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इज सेम एज द फाइनल पोजीशन, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, आपका तो पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग द आफ्टर द होल जर्नी, यू कैन से दैट। सो बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज द फाइनल जो कि पोजीशन है दैट इज ओवरलैपिंग द इनिशियल पोजीशन, दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो, ठीक है, कोई चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर अप करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लेट्स से आपने 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर कवर अप किया, 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर कवर अप किया, अगले 1 आवर के अंदर भी 60 किलोमीटर कवर अप किया, फिर से 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर कवर अप किया, तो आप लोगों ने क्या किया, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसी वजह से दिस मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने छोटे स्मॉल टाइम इंटरवल्स है, हो सकता है 2 मिनट्स हो सकता है 1 सेकेंड हो, बेसिकली इट पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डज डिपेंड कि भाई कांस्टेंट मतलब होना चाहिए कि आप इक्वल डिस्टेंसेस को कवर अप कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और इसी की वजह से हम कांस्टेंट स्पीड भी बता सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। अगर ऐसा चेंज हो जाता है, जैसे कि देखो फर्स्ट आवर में आपने 60 किलोमीटर कवर अप किया, नेक्स्ट 1 आवर में 50 कर लिया, अगले 1 आवर में 30 कर लिया, 1 आवर में नेक्स्ट 70 कर लिया, फिर 1 आवर में 10 किलोमीटर कर लिया, तो देखो डिस्टेंसेस आर चेंजिंग, अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन टाइम इंटरवल इज सेम। सो व्हेन एवर दैट हैपन्स, राइट, डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, टाइम इंटरवल सेम है, तो उस केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक जैसा मोशन नहीं होता, तो बेसिकली दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, दी तो 3 तरीके से मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म बताए हैं। पहला, जब डिस्टेंस तो इक्वल हो, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल्स चेंज हो रहे हो, ठीक है, 1 आवर 2 आवर 5 आवर ऐसा चेंज हो रहा है। जब टाइम इंटरवल इक्वल हो, डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, तभी भी नॉन यूनिफॉर्म होता है। और आप इक्वल इंटरवल्स में कवर अप कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंसेस, लेकिन हमेशा चेंज कर रहे हैं अपना डायरेक्शन, देन ओनली यू आर इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप 3 तरीके से जो है इसको बता सकते हो नॉन यूनिफॉर्म को, राइट। अब बात करते हैं हम स्पीड का, ठीक है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, स्पीड का मतलब होता है आप कितना फास्ट जा रहे हो, ठीक है, कितना स्लो जा रहे हो, कितना फास्ट जा रहे हो, दैट्स योर स्पीड, राइट। बेसिकली स्पीड को हम कैसे बताते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम, दैट इज स्पीड। तो यू कैन से कि भाई जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड, राइट। इसके एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहले आया, दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड। अगर आप कांस्टेंट डिस्टेंसेस को कवर अप कर रहे हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट विल गिव यू अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो बेसिकली दैट इज व्हाट कि हम इंटरवल्स अपना जो फिक्स्ड डिस्टेंसेस हैं उसको डिफरेंट इंटरवल्स में कवर अप कर रहे हैं, ऑलराइट। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स से फिक्स टाइम है लेकिन डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर अप कर रहे हैं। सो बेसिकली दैट हैपेंस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो स्पीड इज चेंजिंग, वेरिएबल स्पीड है। अब आता है एवरेज स्पीड। जब कभी भी हम वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं ना कि भाई पूरे जर्नी के ड्यूरिंग आपका जो स्पीड है वो वेरिएबल था, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, तब क्या करेंगे, हम पूरे जर्नी का एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पूरे जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, पूरे जर्नी में को आपको कितना टाइम लगा, तो बेसिकली अगर हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो वी गेट द एवरेज स्पीड। तो मतलब ऑन एन एवरेज यू कवर्ड विद दिस स्पीड, ठीक है, तो दैट इज द एवरेज स्पीड यू कैन से, ऑलराइट। अब जो है हम देखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो जैसे स्पीड था ना, अब स्पीड के लिए क्या होता है, हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं,
लेकिन वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। तो जो वेलोसिटी है, अब वो वेक्टर क्यों बनी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वो भी वेक्टर बना। अब जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका कितना स्पीड है, दैट इज योर वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन को ऐड कर दोगे ना, यू गेट वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब देखेंगे स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसके कई तरीके से डेफिनेशन हो सकता है, जैसे कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी। या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। whenever you include direction with distance you always get what displacement, all right। अब देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम, दैट्स इट। और इसी तरीके से अब इसके 3 वेलोसिटीज होंगे। नंबर 1 कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप कांस्टेंट डिस्टेंसेस कवर अप कर रहे हो इन द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज गिव यू द कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑलराइट। डायरेक्शन इज कांस्टेंट, रिमेंबर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ऑलराइट। तो व्हेन ऑलवेज से द कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, दैट ऑलवेज आइदर वी आर चेंजिंग डायरेक्शंस, आइदर वी आर, यू कैन से कि भाई आइदर वी आर, मैंने आपको बताया था ना 3 टाइप के नॉन यूनिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हो सकता है डिस्टेंस जो है सेम है बट टाइम इंटरवल डिफरेंट हो, ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंट हो, टाइम इंटरवल सेम हो, या फिर डिस्टेंस सेम हो, टाइम इंटरवल सेम हो बट डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तब भी हम लोग उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे, यानी वेरिएबल वेलोसिटी बोल देंगे, ऑलराइट। जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, हमेशा हर पल हम डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी अगर हम पूरी एवरेज की बात करें तो। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अगर आप सर्कल का एक राउंड कवर अप करते हैं ना, तो आपका जो है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0 बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी 0, बेसिकली दैट हैपेंस, राइट। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं कितने टाइम में, दैट गिव्स यू द स्पीड। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी 0, स्पीड किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड कभी 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ स्पीड मतलब कुछ ना कुछ फास्ट तो वो जा ही रहा होगा, कुछ ना कुछ स्लो तो वो जा ही रहा होगा, तो दैट मीन्स कि भाई स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी 0 हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी क्यों 0 हो सकता है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जब आपका इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कैन बी 0, ऑलराइट। अब देखो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया था। अब देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद है आपको, कि जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो व्हाट यू विल बी डूइंग, मल्टीप्लाइंग बाय 5/18। लेकिन अब आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, that's it, that's how you're going to convert all the things like especially speed, ठीक है, especially speed हम करेंगे। now let's talk about acceleration। आपको क्या लगता है acceleration क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए दैट जो acceleration होता है उसका मतलब होता है velocity का चेंज, स्पीड का चेंज, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो स्पीड का चेंज भी आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्पीड कम हो रहा है, एक्सेलरेशन है, आपका स्पीड ज़्यादा हो रहा है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जब कभी भी स्पीड चेंज होता है तो दैट मीन दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन, जब कभी वेलोसिटी चेंज होता है दैट विल गिव यू अ एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर देखो जैसे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन, फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इन दोनों के लिए फिक्स डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप देखो कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड दैट्स हाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज दी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। देखो स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन इन गिवन डायरेक्शन, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए स्पीड अप भी हो रहे हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, वैसे तो वो भी होता है, लेकिन उसके लिए हम स्पीड नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं, तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता है सबको, डायरेक्शन है तो वेक्टर है, राइट। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज को कैसे बताते हैं, कोई ना कोई सब्ट्रैक्शन है ना, कितना चेंज हुआ ऐसा। ठीक है, तो देखेंगे इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। टाइम टेकन, तो आप बता सकते हैं भाई इतना इंटरवल है, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू द टाइम टेकन। अब आप बोल सकते हैं फाइनल को हम लिखते हैं स्मॉल वी, इनिशियल को हम लिखते हैं स्मॉल यू, एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टी, तो वी गेट ऑलवेज वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब क्या टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं, ओ यहाँ पे ग्राफ भी आने वाला है। ठीक है, देखो ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब कभी भी तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होता है एक फिक्स डायरेक्शन में, या फिर जब तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तब हम बोलते हैं दैट देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, तो वी कैन से पॉजिटिव है। ठीक है, बट व्हेनेवर इट डिक्रीजेज, जब आपका स्पीड डिक्रीज हो रहा होता है या फिर जब आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होता है, वी ऑलवेज से देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑलराइट, which is decreasing the velocity। ठीक है, तो बेसिकली इट हैपेंस। अब आप देख सकते हैं, आपको पॉजिटिव के लिए तो स्लोप मिलेगा प्लस ए, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू गेट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो ये स्लोप होगा वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का ए मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो डिक्रीजिंग के लिए है, यू गेट द नेगेटिव ए, और नेगेटिव ए बता रहा है यहाँ पे क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो हमने किए थे। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं बोलना चाहूँगी तुम लोग वापस से करना शुरू करो। ठीक है, खुद से जो है ट्राई करने की कोशिश करना इन सभी को। और हम लोग देखते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, तो मतलब हमारी धरती माता कितने फोर्स के साथ हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वेट। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी जब कभी भी फोर्स लगाती है, किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है बेसिकली। ठीक है, लेकिन उसका मास अर्थ के जितना होना चाहिए, अर्थ के जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये हमेशा क्या करती है, हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, तो इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और राइट, अब आप देखोगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जी, mg। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, अब देखेंगे कोई भी बॉडी अगर ऊपर मूव करती है, ठीक है, जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंका, अब कोई बॉडी अगर ऊपर मूव करेगी तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम उसे वेलोसिटी देंगे और वो ऊपर जाने लगेगी, बट धीरे 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 उसका वेलोसिटी ऊपर जाते टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली इट स्टॉप ओवर देयर, मोमेंटरी स्टॉप। ठीक है, हमेशा के लिए स्टॉप नहीं हो जाती है वो। अब देखो, क्योंकि अगर उसका स्पीड डिक्रीज हो गया, जीरो हो गया, तो इसका मतलब वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, राइट। दैट्स वाई हम लोग जी का वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस का 9.8 लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई भी बॉडी नीचे आ रही होती है तो उसका स्पीड हमेशा जीरो से इंक्रीज होते 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 आता है, तो मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसी वजह से हम लोग जी का वैल्यू भी क्या लेते हैं, प्लस 9.8 लेते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिक जिसकी वजह से आप ये रिमेंबर कर सकते हो कि कब जी का वैल्यू नेगेटिव लेना है, कब जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब देखो अगर हम 1 kg मास की बात करते हैं, तो 1 kg मास पे कितना ग्रेविटी लग रही है, दैट इज नोन एज 1 kg वेट। ठीक है, उसको 1 kg वेट बोला जाता है। और राइट, और ये होता है कितना, 9.8 न्यूटन। और राइट, बेसिकली दैट्स इट। अभी देखो, दस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 1 kg वेट और 9.8 न्यूटन। ठीक है, सी लेवल पे अगर हम बात करें तो सी लेवल की बात हो रही है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की। अब देखो वेट के बारे में हमने बोला, हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बोला। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कौन हमें हेल्प करेगा, वो करेगा स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग वेट को मेजर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं। एंड ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है क्योंकि इसके अंदर ना एक स्प्रिंग होती है, इसलिए इसका नाम स्प्रिंग बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है और जब कभी भी आप इस हुक के ऊपर कोई भी बॉडी को टाई कर देते हो, हैंग कर देते हो, लेट्स से आपने कोई रबर जो है या फिर एक छोटा सा स्टोन आपने इसके ऊपर हैंग कर दिया, तो क्या होगा, हैंग होने की वजह से अब क्योंकि उस स्टोन पे ग्रेविटी वर्क करेगी तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, राइट, धरती माता अपनी तरफ खींचेगी। तो बेसिकली क्या होगा, ऊपर की जो स्प्रिंग है ना वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी। जब वो स्ट्रेच हो जाएगी तो ये पॉइंटर भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे देखो स्केल दिख रहे हैं आपको, तो उस पॉइंटर से हम लोग पहचानेंगे कि भाई 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई कितना वेट है कितना नहीं है बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, अब देखो, अब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला तो कि भाई बॉडी कितनी हाइट पे है, ये चीज़ कैसे, माउंटेन पे है कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो भाई एवरेस्ट पे चले जाए, तो एवरेस्ट पे जाने के बाद सी लेवल से यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से आपकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे आपके ऊपर डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये पहला फैक्टर है कि आपकी हाइट या फिर आपका डेप्थ, हो सकता है आप हो सकता है जैसे कि कुछ लोग जैसे जो सी डाइवर्स होते हैं तो वो अंदर बहुत अंदर चले जाते हैं, सी में बहुत अंदर चले जाते हैं, तो बेसिकली उनका जो डेप्थ है वो बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो आप अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाएंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे जाएंगे, तब दोनों ही केसेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इफेक्ट आपका पोजीशन अफेक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप जहां पर भी होंगे उसी तरीके का फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, अगर आप माउंटेन पे चले जाएंगे तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगा, आप सी में चले जाएंगे, बहुत डीप सी में चले जाएंगे, तभी भी आपके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, रॉकेट्स जब चलना शुरू करते हैं तब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा 9.8 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। ठीक है, और उनका क्योंकि मास ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे रहता है, बट जैसे जैसे वो उसको ओवरकम करते करते ऊपर जाते हैं तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होते जाता है। ठीक है, और फिर जब वो अर्थ के बाहर चले जाते हैं तो उनके ऊपर जीरो हो जाता है बेसिकली, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि धीरे धीरे अपना हाइट के साथ, ठीक है, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते हाइट जितना इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अब देखो, क्योंकि अर्थ एक पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, ऑलराइट, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हल्का सा फ्लैटेंड है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अब देखो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पहुँच गए, ये सर्कल मतलब ये जो सेंटर है अर्थ का सेंटर, उसके हल्का सा पास पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इक्वेटर के कंपैरिजन में, ये है इक्वेटर, इनके कंपैरिजन में ये जो पोल्स हैं ये सेंटर ऑफ द अर्थ के पास होते हैं, इसी वजह से पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। देखो देखो देखो, इस सिंपल पेंडुलम को, ठीक है, जब ये सिंपल पेंडुलम बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है, रेस्ट पे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ये हमेशा आपको स्ट्रेट ही मिलेगा। रीजन, क्योंकि ये जो बॉब आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा रेड कलर का है जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज अ मेटालिक बॉल और उसका नाम होता है बॉब, BOB। ठीक है, तो ये जो बॉब होता है ये, क्योंकि उसके पास मास होगा, डेफिनेट सी बात है, अगर मास होगा तो हमेशा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगा। अब क्योंकि उसको हैंग कर दिया है तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और हमेशा जो है उस बॉब को अर्थ हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, जिसके चक्कर में ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रिंग है, वो हमेशा आपको स्ट्रेट मिलेगी। तो बेसिकली हम इससे ये पता कर सकते हैं दैट अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और उसकी वजह से इसका रेस्ट पोजीशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यस इट कैन बी अ एप्लीकेशन। देखो, सिंपल पेंडुलम विल ऑलवेज हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा बिकॉज अर्थ भी वहीं की तरफ उस पर फोर्स लगा रही है। ऑलराइट,
भले ही हम इसको डिस्प्लेस कर दें, हम भले ही हम इसको हल्का सा उसको पुश कर दें तो मूव करना शुरू कर देगा, तो इट विल मूव टू एंड फ्रो, थोड़े धीरे 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 वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो बेसिकली थोड़े टाइम बाद भी ये क्या हो जाएगा, वापस से स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जिसकी वजह से वो वापस से स्ट्रेट पोजीशन में आ गया। और राइट, इसी तरीके से दूसरा जो हम बोलना चाहेंगे एग्जाम्पल, वो है प्लम्ब लाइन का एग्जाम्पल। कैसे भाई, जैसे हमारे घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, राइट, तो जब घर कंस्ट्रक्शन होता है, चल रहा होता है, तो क्या होता है, वॉल बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, वॉल थोड़ा टेढ़ी नहीं चल जाए, ऐसे नहीं चल जाए, बिल्कुल सीधी वॉल क्रिएट हो, इसके लिए मेसन्स जो होते हैं वो प्लम्ब लाइन का यूज़ करते हैं। तो देखो इस तरीके से वो एक हल्का सा स्टोन, ठीक है, हल्का स्टोन या फिर यू कैन से अ लिटिल बिट ऑफ स्टोन जो है उसको हैंग करके रखते हैं थ्रेड से, और फिर उसको थ्रेड को पकड़ते हैं। अब वो थ्रेड हमेशा सीधा रहेगा बिकॉज ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है वो हमेशा सीधा रहेगा, एंड दैट विल टेल यू कि भाई सीधा तुम्हारी जो वॉल है वो सीधी हो भी रही है कि नहीं हो रही है, स्ट्रेट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है जिसमें ये लोग यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से सुनो। जैसे जैसे ये पेन है, मैंने इसे ऐसे पकड़ के रखा है। अब देखो जैसे ये रेस्ट पे है ना, जब इसको मैं छोड़ दूंगी तो ये नीचे जाने लगेगा, क्योंकि रेस्ट पे था। तो मैं बोलूँगी कि भाई इसका स्पीड अभी जो है वो 0 है, इसका वेलोसिटी अभी जो है 0 है, बिकॉज ये रेस्ट पे है। लेकिन जब मैं इसे छोड़ दूंगी तो इसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगा क्योंकि मूव करेगा, राइट। तो इसका मतलब इसका स्पीड 0 से कोई ज़्यादा वैल्यू तक हो रहा है, राइट। अब 0 से कोई ज़्यादा वैल्यू तक हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन ही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब धरती माता जो फोर्स लगाती हैं उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन बॉडी पे प्रेजेंट रहता है, और वही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी बॉडी अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो द रीजन कि उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है बिकॉज ग्रेविटी उसको हमेशा अपनी तरफ खींचेगी। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा उसका स्पीड जो है डिक्रीज कर देगा। तो बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड डिक्रीज करता है और स्पीड इंक्रीज भी करता है, डिपेंड करता है कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ऑलराइट, उसका जो सिंबल है वो है सिंबल स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी होता है उसका सिंबल। एंड क्योंकि एक्सीलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा 9.8 आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट वाज द टोटल इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, फिर आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो ये बात तो पक्की है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बड़े एरियाज में भी काम करता है, जैसे सन और अर्थ कितने बड़े बड़े ये हैं, बॉडीज हैं, राइट, कितना बड़ा बड़ा डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, फिर भी ये वहाँ पर अर्थ जो रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, वो किसकी वजह से कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। बिकॉज सन का मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सन बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करता है ऑन अर्थ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है, हमेशा सन के चारों तरफ जो है अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। क्यों रोटेट करती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ को मजबूर करता है कि तुम रोटेट करो। इसी तरह बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर भी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, वो भी रोटेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से मून चारों तरफ रोटेट करता है, सोचो तुम। तो मतलब अर्थ के पास भी इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है कि मून चारों तरफ रोटेट करता है, उसको होल्ड अप करके रखता है, राइट। तो दैट्स हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इस तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत यूज़ होता है। जो स्टार्स होते हैं, यू कैन सी स्टार्स में जितनी गैसेस भी एक जगह कलेक्टेड होती है ना, वो कलेक्टेड भी इसी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। एंड गैलेक्सीज में जितना भी शेप्स हैं, हमारा खुद का गैलेक्सी, वाई दे आर इफ द मतलब एक परफेक्ट वो शेप क्यों बनाती है, लाइक स्पेरिकल, ठीक है, या फिर एलिप्टिकल, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से दैट कि वहाँ पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, राइट। अब देखो ये तो क्वेश्चन अपन कर चुके थे, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास की भाई मेजरमेंट ऑफ मास
मेजरमेंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। मास का तो हम बहुत ही पहले मेजरमेंट कर चुके हैं, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में मेजरमेंट में। अब देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट वैसे तो हम लोग कर सकते हैं। एंशियंट टाइम में जब घड़ियाँ नहीं होती थी, वॉचेस नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, हमेशा क्या करते थे, अब वो देखते थे कि भाई जब कभी भी सूरज उगता है, ठीक है, सो दे कंसीडर द स्टार्ट ऑफ द डे, और जब कभी भी नेक्स्ट सूरज उगेगा दे कंसीडर द एंड ऑफ द प्रीवियस डे, ठीक है। तो बेसिकली एक डे जो होता है वो एक सनराइज से लेके नेक्स्ट सनराइज तक होता है, ठीक है। तो दैट इज द व्हाट, द डे। मंथ क्या होता है कि भाई जब कभी भी क्या होता है, फुल मून से नेक्स्ट फुल मून या फिर न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द 1 मंथ। और ईयर तो हमको पता ही है कि भाई अर्थ के चारों, मतलब सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करती है, तो 1 रोटेशन 1 रिवॉल्यूशन will give you the time of 1 year। ऑलराइट, तो बेसिकली दीज आर द 3 यू कैन से मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आप देखो सेकेंड हो गया, ठीक है, मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। ईयर हम एज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी एज बताने के लिए। डिकेड 10 ईयर्स को कहते हैं, सेंचुरी 100 ईयर्स को कहते हैं, मिलेनियम 1000 ईयर्स को कहते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत सारी जो है वेरियस यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की, लास्ट लेक्चर की, सॉरी नॉट द चैप्टर। देखो सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है, एक बॉब होता है, एक स्फेरिकल बॉल होता है जिसको हम थ्रेड से टाई आउट करके रखते हैं। ऑलराइट, अब इसका खास बात क्या है कि ये हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है, बेसिकली। और मैं आपको बता दूं 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई थी सिंपल पेंडुलम की, वो क्या थी, वो ये थी कि ये जो सिंपल पेंडुलम होता है इसको हम जैसे डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर ए पोजीशन तक लेकर गई, तो जब मैं इसको ए पोजीशन तक लेकर गई तो क्या होगा, यही सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये नेक्स्ट दूसरे तरफ अपोजिट साइड में भी उतना ही हाइट तक जाएगा जितना हाइट तक हम इसको पहली बार में लेके गए थे, इस हाइट से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। देखो ए से बी तक जाने में वो जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम वो बी से सी तक जाने में भी लेगा, उतना ही टाइम सी से बी तक जाने में लेगा, और उतना ही टाइम बी से ए तक जाने में लेगा। तो बेसिकली उसका जो यू कैन से 1 ऑसिलेशन का जो टाइम है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। तो मतलब उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 इक्वल टाइम में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से दैट, एंड दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट द सिंपल पेंडुलम। दूसरी चीज मैंने आपको एक और बताई थी, जितनी ज्यादा लंबा थ्रेड होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड होगा। तो बेसिकली टाइम पीरियड डिपेंड्स, मतलब कितना टाइम में वो ऑसिलेट करेगा वो चीज डिपेंड करती है लेंथ पे, कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर जो ऐसा डिवाइस जो हमारे व्हीकल में लगा होता है, और वो क्या मेजर करता है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस मोमेंट पे तुम्हारा स्पीड कितना है, ठीक है। तो वो तो स्पीडोमीटर मेजर करता है। अगर हम बात करते हैं ऑडोमीटर की, तो ऑडोमीटर क्या होता है, जो कि डिस्टेंस मेजर करता है कि अब तक आपकी गाड़ी ने, आपका व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑलराइट, दैट विल गिव यू बाय द ऑडोमीटर। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस। जस्ट अ सेकेंड, just a second। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, बिल्कुल हमारा एंड चल रहा है और हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक पहुँचे हैं ना। ऑलराइट, तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है बेसिकली, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने अभी आपको किस चीज़ के बताया, रेस्ट का बताया, ठीक है। रेस्ट का कैसे बताया भाई, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट पर कैसे बता रहा है, बिकॉज आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, वो भी किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ऑलराइट, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो लाइन जा रही है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ऑलराइट, दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो यू कैन डेफिनेटली से भाई कि जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की, दैट विज शोइंग अस कि वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। सो बेसिकली डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब रेस्ट पे है बॉडी। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल शो यू द बॉडी एट रेस्ट।
नेक्स्ट की बात करें तो वो यूनिफॉर्म मोशन की होती है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या खासियत होती है, स्ट्रेट लाइन तो है बट हमेशा इंक्लाइंड है, ठीक है। ये जो एक्सिस है टाइम एक्सिस, उससे हमेशा एक एंगल इंक्लाइंड करके रखती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, स्लोप निकालते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, राइज अपॉन रन, कितना राइज कितना रन बेसिकली, ठीक है। राइज कितना हुआ आप देख सकते हैं 0 to 5 इतना राइज हुआ, रन कितना हुआ ये, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होता है दैट इज रन, वर्टिकल होता है राइज, ठीक है। तो आप लोग इसे बता सकते हैं 5/5 लिख दिया तो हमारा कैलकुलेट करने पे 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो दैट मीन्स इसका स्पीड, यानी कि जब कभी भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। ऑलराइट, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं और साथ ही साथ आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि भाई 3 सेकेंड पे बताओ मुझे कितना हो गया, तो वो 3 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा हम बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखो अब ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में ये बात ध्यान रखो, कर्व लाइन मतलब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। स्लोप चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है स्लोप चेंज, लेट्स सी दैट। ये देखो ये था 0 हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल के लिए स्लोप हमेशा 0 होता है एंड देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, हल्का हल्का इंक्रीज होने लग गया, ठीक है। तो मतलब 0 से इस तरीके से चला गया, तो देयर इज 0 स्लोप, अब ज्यादा स्लोप, दैट मीन्स स्पीड इंक्रीजेज। ऑलराइट, तो इस तरीके का ग्राफ आपको बताता है दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। ऑलराइट, उसी तरीके से हम लोग डिक्रीजिंग का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ज़्यादा स्लोप है ना, ज़्यादा स्लोप है और ज़्यादा से धीरे 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 कम हो गया, 0 हो गया। सो बेसिकली ज़्यादा स्लोप से कम स्लोप हो गया मतलब डिक्रीज हो रही है स्पीड, ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड हो गया, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली से सच टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज द डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा डिक्रीजिंग का। राइट, सो दैट वाज ऑल। राइट, तो बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर का रिविजन हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू रिवाइज इट, बहुत जरूरी है रिविजन, राइट। सो थैंक यू सो मच।